ओम गुरुवे नमः। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आगे माया पद पर बात करूंगा, तो अपने सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आज इस विषय पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। माया पद या आरूढ़ लग्न एक जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत है। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार जब कभी भी हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न तो सत्य है, यानी कि जो आपके अंदर है वो लग्न कुंडली बताती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस दुनिया को दिखता क्या है, तो वो हम मायापद के आधार पर समझते हैं। तो यह मायापद क्या होता है? मायापद का मतलब यह है कि हर एक भाव, यानी जैसे अगर आप बात करें लग्न की, तो लग्न आपका व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव आपका धन है, आपका कुटुंब है। तीसरा भाव ऐसे ही आपका शारीरिक सुख है, आपकी तृष्णा है, आपका जो जुनून है, हॉबी है, वो बताता है। चौथा घर आपका सुख, साधन, गाड़ी, इसके बारे में बात करता है। तो जो हर भाव है उसके एक अपने कुछ सीमित कारकत्व हैं, लेकिन यह कारकत्व जो आपकी लग्न कुंडली में है वो अपनी जगह है। जब हम बात करते हैं कि दुनिया की दृष्टि में आप क्या हैं, तो उसे हम आरूढ़ से समझते हैं। आज हम केवल बात करेंगे दो जगहों की, एक तो आरूढ़ लग्न की और दूसरे आरूढ़ से ठीक सामने जो सप्तम भाव होता है आरूढ़ कुंडली का, उसकी बात करेंगे। तो जब हम कभी समाज में अपनी छवि की बात करते हैं तो छवि को हमें निर्धारित करते हैं समाज, और समाज के कारक है चंद्रमा। तो आरूढ़ कुंडली का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो जब कभी छवि की बात होगी तो जो आरूढ़ का लग्न होगा, लग्न मतलब जो आपका व्यक्तित्व होगा, यदि वहाँ पर चंद्रमा के शत्रु ग्रह, चंद्रमा से जिन ग्रहों की मित्रता अच्छी नहीं है या जिनके साथ चंद्रमा का संबंध नैसर्गिक अच्छा नहीं माना जाता, वो अगर राशिगत रूप से वहाँ पर मौजूद होंगे तो वो छवि के लिए नुकसानदायक होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जातक की जो परिवार है या जो उसकी जन्मजात छवि है, जब वो पैदा हुआ था, या जो उसकी सामान्य छवि है वो कैसी रहेगी, तो वहाँ पर हम इस भाव को नहीं देखते हैं कि वहाँ पे चंद्रमा का शत्रु है या मित्र है। वहाँ पर केवल यह देखा जाएगा कि जो लग्न है और जो लग्नेश है उसकी स्थिति कैसी है। यदि लग्न और लग्नेश दोनों बली हैं तो यह दिखाता है कि आपकी जो छवि है, आरंभिक छवि है, वो अच्छी रहेगी। अब समय के साथ आपकी छवि खराब होगी या सही होगी, इसको बताते हैं उस भाव पर, यानी लग्न पर, आरूढ़ लग्न पर दृष्टि करने वाले ग्रह और उन ग्रहों का उस चंद्रमा के सापेक्ष संबंध। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए अब आरूढ़ निकालते कैसे हैं, हमें ये भी जानना चाहिए। तो आरूढ़ निकालने के लिए आप पहले देखिए कि लग्न, जब लग्न के आरूढ़ की बात हो रही है तो यानी लग्न से लग्नेश कितनी दूरी पर है, यानी किस भाव में है। अब मान लीजिए कि आपका लग्न धनु राशि का है। अब धनु राशि का लग्न है और लग्नेश आपका जाके नवम भाव में बैठा है, यानी गुरु नवम भाव में है। तो अब जहाँ नवम भाव में गुरु है वहाँ से आप 9 भाव फिर गिनिए, यानी उतने ही भाव आप आगे जाइए जितने भाव दूर लग्न था, लग्न से लग्नेश था। तो यानी कि आरूढ़ आपका पंचम भाव में आएगा। तो आपकी राशि वैसे तो धनु है, लेकिन जो आपकी छवि होगी वो बाहरी दुनिया में आप मेष प्रधान यानी मंगल प्रधान व्यक्ति जाने जाएंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में मंगल की राशि आ रही है। अब इसी मंगल के आधार पर आपकी छवि का निर्धारण होगा। यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि राहु और केतु चंद्रमा के शत्रु हैं। नैसर्गिक रूप से राहु और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो यदि आपके लग्न या लग्नेश से राहु और केतु का संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आपकी छवि में आगे चलकर कहीं ना कहीं धब्बा जरूर लगेगा। वो धब्बा किसी कारण से हो सकता है, उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो राहु और केतु हैं वो संबंध किस जगह से बना रहे हैं। क्या वो लग्न में स्वयं हैं या किसी और भाव से वो दृष्टि कर रहे हैं, या जिस भाव में वो हैं उसका जो स्वामी है उसका लग्न से संबंध बन रहा है। यदि लग्न और लग्नेश के अक्ष में, यानी राहु या तो लग्न में हो या केतु लग्न में हो, आरूढ़ लग्न की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो यह निश्चित जानिए कि आप अपने ही कारण से अपनी छवि पर धब्बा लगाएंगे। राहु और केतु को गलतियों का कारण माना गया है। राहु त्रिक भाव के कारक हैं। त्रिक भाव मतलब जो हम जन्म लेने का जो हमारा कारण है वो त्रिक भाव है। कुंडली में तीसरा भाव, 11वां भाव और छठा भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। तो यानी कि अगर राहु का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति सोच समझकर गलती करता है। राहु को षड्यंत्र का कारक कहा गया है। राहु की बुद्धिमत्ता बहुत तेज है, ये शोध का कारक है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो राहु आपका बली होना अत्यंत आवश्यक है। एक ज्योतिष के लिए भी राहु का बली होना आवश्यक है, क्योंकि वो जब तक मंथन नहीं करेगा, शोध नहीं करेगा, गहराई तक बात का अर्थ निकाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर यह राहु नकारात्मक है तो ऐसे में आपको वो ज्योतिषी मिलेंगे जो आपको यहाँ वहाँ के टोने टोटके उपाय या ऐसी कुछ बातें बताकर आपको घुमा फिरा के आपसे पैसा वसूल कर लेंगे। ऐसा तब होता है जब राहु का बुध के साथ संबंध बन जाए और आप एक ज्योतिषी हों। ऐसे व्यक्ति आपको
अपने जो बुद्धिमत्ता है उसका दुरुपयोग करके, क्योंकि बुद्ध व्यापारी है तो व्यापारिक सोच के होते हैं ऐसे व्यक्ति। अब यहीं पर अगर हम बात करें केतु की, तो केतु के तो सेंस ही नहीं है, क्योंकि केतु बिना सिर के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उनकी छवि खराब होती है, उसमें यह होता है कि वो सामाजिक जो भावनाएं हैं, जो सामाजिक सीमाएं हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से उनको बदनामी मिलती है। अब बदनामी ये हो सकती है कि लोग कहें कि इसको तो अकल ही नहीं है, इसको तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है, इतना तो बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता कि जो सामने दिख रहा है उसे भी नहीं देख रहा है। यानी कि केतु को जो सामने दिख भी रहा है वो उससे उदासीन रहता है, वो अपने ही धुन में मगन रहता है। तो ये हुआ केतु की वजह से। और राहु तो क्या है, वो ज़रूरत से ज़्यादा अकल लगाता है, और अकल लगाएगा तो कहीं ना कहीं गच्चा खाएगा। गच्चा दुनिया में सब कोई खाता है, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है, लेकिन यह गड़बड़ दुनिया के सामने तभी आएगा जब राहु और केतु का संबंध लग्न या लग्नेश से बन रहा हो, वो भी आरूढ़ कुंडली में। अब हम इसको समझने के लिए, हाँ, अब जैसे मैंने बात की थी सप्तम भाव की, तो जो आरूढ़ के सामने का भाव होता है सप्तम भाव, वो आपकी छवि का बाधक होता है। यानी अगर आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आपकी छवि में कोई सुधार होना है, या कुछ भी कारण से आपकी छवि का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, तो आपको जो आपके ठीक सामने वाला भाव है उस भाव के अधिपति का ध्यान रखना होगा। वो आपकी जो समस्याएं हैं उनका बाधक होता है, ऐसा हमारे गुरुवर बताते हैं। तो अब यहाँ पर पुनः जब बात बाधक की हो रही, तो यह देखिए क्या वो चंद्रमा के शत्रु हैं। अब चंद्रमा का शत्रु कौन होता है, तो बुध ग्रह को चंद्रमा का शत्रु माना जाता है। राहु केतु तो नैसर्गिक शत्रु हैं। इसके बाद अगर हम शत्रु की बात करें तो शनि भी चंद्रमा के परम शत्रु माने जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के सापेक्ष अगर देखिए तो बुध की अगर राशि आपके आरूढ़ के सप्तम भाव में पड़ रही है, या वहाँ पर शनि की राशि पड़ रही है, या वहाँ पर राहु केतु हैं, अथवा वहाँ पर 8 नंबर या 11 नंबर की राशि है, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहती है। अब यहीं पर अगर चंद्रमा के मित्र ग्रह की राशि हो तो वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन मददगार भी होंगे तो कहीं ना कोई बाधा क्रिएट करेंगे। यानी हो सकता है कि वो जो बाधा क्रिएट करेंगे, उस बाधा से उबरने में जो आप कार्य करें, वो आपकी छवि या आपकी जो एक इमेज है उसके दायरे को बढ़ाए। तो हम ये देखते हैं उदाहरण के जरिए। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो काफ़ी सच्चरित्र हो, काफ़ी सुविचार का हो, समझा बुझा हुआ हो, लेकिन उसके आरूढ़ की जो स्थिति है वो ऐसा बता रही है कि वो गलती कर सकता है। यानी आरूढ़ में अगर उसके राहु केतु आ रहे हैं तो व्यक्ति की छवि खराब होगी, जबकि वो स्वयं अच्छा है। यानी वो कह सकते हैं कि एक उसका, क्योंकि राहु केतु वैसे भी हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्म लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया हो कि जिसके जरिए आप यहाँ तक उस चीज़ को लेकर आए हो। राहु को दादा का कारक बोला गया है और केतु को नाना का कारक बोला गया है। इसीलिए जो आपके ग्रैंडफादर या जो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, या वो जो मैटरनल फैमिली होती है, उसके जरिए भी आप कुछ अपने कर्म लेकर आते हैं और अपनी छवि को धब्बा लगाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हम सबसे पहली कुंडली ले रहे हैं जो कि वृश्चिक राशि की है। ये ध्यान रहे कि जब कभी भी किसी भी नवमांश कुंडली हो, सप्तमांश कुंडली हो, चाहे जो कुंडली बनाएं आप, यदि उसमें वृश्चिक राशि और कुंभ राशि लग्न पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह इशारा करती है कि आपके साथ कुछ न कुछ पिछले जन्मों का कोई दृढ़ कर्म है। वो दृढ़ कर्म आपको आपकी दुनिया से खींचकर बाहर लेकर आएगा। अब वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि लग्न, यानी जहाँ पर 8 नंबर और 11 नंबर की राशि आ रही है, वहाँ पर प्रभाव किसका है। अगर वहाँ पर सूर्य ग्रहों का प्रभाव है, जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, ये सूर्य ग्रह हैं। शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, ये असुर ग्रह हैं। केतु को यहाँ पर असुर ग्रह की श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो ये जो 8 नंबर की राशि है वो आपके लिए अच्छा फल लाएगी, या 11 नंबर की राशि आपके लिए अच्छा फल लाएगी। अगर यहीं पर शत्रुग्रह बैठे हुए हैं, असुर ग्रह बैठे हैं, तो ये आपकी छवि को, या आपके जो जीवन में बदलाव होगा, या आपके जो दृढ़ कर्म है, वो आपको नकारात्मकता की तरफ ढकेलेंगे और आप उससे कुछ पीड़ा महसूस करेंगे। अब यहाँ उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं पहली कुंडली, जिसमें कि यह 1971 का जन्म है, और यहाँ पर जो लग्न है वो वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि का लग्न है। तो अब जब लग्न की बात हुई, हम यहाँ पूरी कुंडली की बात नहीं करेंगे, केवल आरूढ़ के लिए हम यह देखते हैं कि लग्नेश कहाँ पर गया है। अब वृश्चिक राशि के 2 स्वामी होते हैं, क्योंकि ये जैमिनी का सिद्धांत है, तो जैमिनी सिद्धांत में वृश्चिक राशि का केतु भी स्वामित्व लेते हैं और मंगल भी लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले यह देखते हैं, जब कभी भी किसी भी भाव के 2 स्वामित्व, यानी 8 नंबर के और 11 नंबर के 2 स्वामी होते हैं, राहु और केतु, ये सहयोगी हैं। तो अब राहु के लिए
और शनि के लिए इनके बीच में देखा जाता है, क्योंकि कुंभ के वो स्वामी हैं, तो जो बली होगा हम उसे आरूढ़ के लिए देंगे। ऐसे ही वृश्चिक राशि के शनि, वृश्चिक राशि के लिए मंगल और केतु के बीच में जो बली होगा हम उसको लेकर आरूढ़ निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुंडली में केतु नवम भाव में है, केतु को नवम भाव में बल मिलता है। हालांकि वो चंद्रमा की राशि में है जो कि उनके दिग्बल शून्य की राशि है, क्योंकि केतु दक्षिणी ध्रुव को निरूपित करते हैं। इस तरह से अगर देखें तो राशिगत रूप से केतु कमजोर हैं, लेकिन भावगत रूप से केतु का यह मूल त्रिकोण है। अब यहाँ पर मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल अपने शत्रु राहु की राशि में है, कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में। तो राहु और चतुर्थ भाव में मंगल को नीचत्व भी मिलता है। तो यहाँ पर मंगल दोनों तरफ से पीड़ित हो रहे हैं, राशिगत रूप से भी पीड़ित हो रहे हैं और भावगत रूप से भी। तो हम यहाँ पर केतु को लेंगे। तो अगर हम केतु को लें तो केतु नवम भाव में है, तो जातक का आरूढ़ नवम से नवम यानी पंचम भाव में जाएगा। लग्न से नवम भाव में केतु हैं, तो लग्न से नवम में केतु हैं तो आरूढ़ कहाँ होगा, जहाँ केतु हैं वहाँ से नवम। तो वहाँ से जो नवम हम जाएंगे तो वहाँ पर मीन राशि आ रही है। तो मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो आरूढ़ का जो लग्न है वो मीन राशि का है और यहाँ पर उसके स्वामी गुरु हैं, तो ये चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं। तो मीन राशि एक प्रकार से जल तत्व की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व के हैं। तो इस जातक की जो छवि होगी, जो आरंभिक छवि होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि गुरु की राशि आ रही है। अब हम देखते हैं कि इस लग्न पर प्रभाव किसका किसका आ रहा है। तो क्योंकि यह लग्न त्रिकोण की राशि है और लग्न में ही गुरु हैं, लग्न में गुरु के साथ सूर्य भी हैं, तो जो कि वो भी चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं। तो जातक के लग्न पर, आरूढ़ लग्न पर गुरु की दृष्टि बताती है कि जातक की छवि में गुरु के कारकत्वों से आगे चलकर एक छवि में सुधार होगा या छवि का दायरा बढ़ेगा, लोग उसको बृहद स्तर पर जानेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पर बृहद स्तर का मतलब गुरु क्या है, तो गुरु ज्ञान है। यानी व्यक्ति के अंदर हो सकता है वो कुछ ऐसी पढ़ाई लिखाई करे जिससे कि उसका दायरा, उसकी छवि बढ़े। गुरु क्या है, परामर्श है, उसके परामर्श से लोगों को हो सकता है लाभ हो जिससे उसकी छवि बढ़े। या हो सकता है कि गुरु शोध के कारक हैं, किसी विषय में वो शोध करे। गुरु सूर्य के साथ हैं तो सूर्य ज्योतिष को भी बताते हैं, हो सकता है वो कोई ज्योतिष का ज्ञानी बन जाए, उसकी वजह से उसकी छवि बढ़े। गुरु जिम्मेदारी भी हैं, गुरु सरकारी राजस्व हैं, तो हो सकता है कि जातक किसी सरकारी विभाग से जुड़ा हो जहाँ पर उसके ऊपर राजस्व के निर्वहन की जिम्मेदारी हो, उसके उस राजस्व के निर्वहन के चलते उसकी छवि में सुधार आए। तो यानी जो लग्न पे दृष्टि कर रहा है ग्रह गुरु, वो चंद्रमा का मित्र है। लग्न की जो राशि है वो भी जल तत्व है और गुरु की राशि है वो भी चंद्रमा के मित्र हैं। तो ये छवि के लिए सकारात्मक है। अब हम देखते हैं इसके 7वें भाव में कौन सी राशि है। तो मीन के 7वें ठीक सामने जो राशि आएगी वो आएगी कन्या राशि। कन्या राशि को मीन मेघ की राशि कहा जाता है। कन्या राशि को खेती की राशि बोला जाता है, यानी वहाँ पर आप अपना पराक्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वहाँ पर आप बीज डालते हैं खेत में जिससे फसल लगती है, तो ये उसकी राशि है। अब जो गुरु हैं वो एक कह सकते हैं कि जो धर्म के कारक हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो गुरु का ये दायित्व बनता है कि सबको उसके जो क्षमता है और जो उसका निर्वहन है उसके अनुसार उसको बराबर का जो उसमें से फल है वो मिले। तो यहाँ पर जो आपकी कन्या राशि है उसके में गुरु की दृष्टि भी तो नहीं आ रही है, लेकिन ये मीन के सामने है। तो यहाँ बुध का जो कारकत्व है, बुध क्या है, बुध तो क्षण में इधर से उधर घूम जाने वाले व्यक्ति हैं। तो बुध शुक्र के साथ हैं और दशम भाव में है जहाँ पर धनु राशि है। अब यहाँ पर जो बुध अपना विरोधाभासी या कह सकते हैं मारक या बाधक का जो प्रभाव देंगे वो बुध के जरिए देंगे, लेकिन बुध जहाँ पर गए हैं उस भाव को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बाधा उस भाव से संबंधित क्षेत्रों से आएगी। बुध जिस ग्रह के साथ हैं उन कारकत्वों से आएगी। तो यहाँ पर बुध दशम भाव में है, तो दशम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है और शुक्र महिलाओं के कारक हैं। और यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि वैसे भी संघर्ष की राशि कही जाती है, युद्ध भूमि की राशि है, यह धर्म की भी राशि है। तो अब यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जातक का, और धनु राशि में बुध को नीचत्व भी मिलता है। तो एक तो शत्रु की राशि है, शत्रु भी अपने नीच राशि में गए हैं और अपने शत्रु शुक्र के साथ गए हैं और दशम भाव में गए हैं। यहाँ बुध को दशम भाव में उच्चता मिलती है, दशम भाव के वो कारक हैं। तो कारक की दृष्टि से बुध जातक के लिए सहयोगी होंगे, लेकिन जो बुध के कारकत्व हैं, मानवीय कारकत्व हैं, वो जातक के जीवन में बाधा लाएंगे। हम यहाँ पर ग्रहों के मानवीय कारकत्व को बाधा के रूप में इसलिए ले रहे हैं कि जो आपकी छवि बनती है या जो छवि को खराब करते हैं वो आपके मानवीय पहलुओं से आती है। पर बुध की बात करें तो बुध क्या है, मित्र हैं, कन्याएं हैं, सहकर्मी हैं। दशम भाव में है तो बुध सहकर्मी को भी बताते हैं।
और यहाँ पर शुक्र हैं, तो शुक्र विवाहित महिलाओं को बताते हैं। तो हो सकता है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में जो उसके साथ विवाहित महिलाएं काम करती हों, उनके जरिए उसकी छवि में कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव आए जो उसकी छवि को बाधा पहुंचाए। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि शुक्र धन के भी कारक हैं, शुक्र शब्दों के कारक हैं। तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में, और बुध वाणी के कारक हैं, वाणी के लहजे के कारक हैं। तो मानवीय पहलू को हम प्राथमिकता देंगे। तो अगर आपको अपने छवि को बचाना है, या जो छवि पर आपको लगता है नकारात्मक पहलू आएगा, तो सबसे पहले आप अपने जो मानवीय रिश्तों में वो आप वाणी का प्रयोग करेंगे, बुद्ध का प्रयोग करेंगे, उससे आप बचें, उस पर नियंत्रण रखें। और जो वहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, आपको उनसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में आपका कहीं ना कहीं कोई परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये धनु राशि है, तो धनु राशि शिक्षण की भी राशि है। तो हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में जो महिलाएं शिक्षा से जुड़ी हुई हों, उनसे भी आपको समस्या हो सकती है। आपको उनके साथ जो आप शब्द प्रयोग करते हैं उससे समस्या हो सकती है, क्योंकि बुध शब्द है। तो मानवीय पहलू में कारकत्वों को जोड़िए, इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी छवि में बाधा कहाँ से आएगी। अब यहीं पर जैसा मैंने बताया कि जो बुध का पहलू है वो सहयोगी भी है, क्योंकि बुध कारक भाव में है, और बुध विरोधी भी है, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी भी हैं। शुक्र यहाँ पर शुक्र से संबंधित जो मानवीय पहलू है वो उसके लिए बाधक। अब यहाँ हम द्वादश भाव की भी बात कर लेते हैं। तो द्वादश भाव में मंगल आ रहे हैं, कुंभ राशि के आ रहे हैं। कुंभ राशि राहु की राशि है, और मंगल छोटे भाई के कारक हैं, मंगल अविवाहित नवयुवक के कारक हैं। तो यहाँ पर जो जातक की छवि में विस्तार होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसके छोटे भाई उसके साथ नहीं होंगे, या वो अपने छोटे भाई से दूर चला जाएगा, या उसके परिवार में, क्योंकि ये कुंभ की राहु की राशि है, तो यहाँ पर हम राहु मृतक के भी कारक कहे जाते हैं। तो कुंभ की राशि है तो राहु मृतक के कारक है। तो हो सकता है कि उसके परिवार में या उसके साथ में जो उसका कोई बहुत अपना खास नवयुवक हो जो अविवाहित हो, वो भी उसकी इस जो छवि है, उस छवि को वो प्रत्यक्षदर्शी ना बने, यानी उसकी मृत्यु हो गई हो। इस तरह से आप द्वादश भाव सप्तम भाव को समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे अगली कुंडली की बात करते हैं। तो ये तो हो गई एक कुंडली। अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं, जो दूसरी कुंडली धनु राशि की है। धनु राशि में उसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु गए हैं पंचम भाव में। तो अब पंचम से पंचम यानी नवम भाव में आरूढ़ आएगा। तो आरूढ़ आ रहा है सिंह राशि का, और आरूढ़ में ही सूर्य हैं। पुनः ये पे जो राशि है वह धनु है, और उसके जो आरूढ़ जो बन रहा है वो बन रहा है सूर्य का। सूर्य भी चंद्रमा के मित्र हैं, और जो लग्नेश गुरु हैं उनके भी मित्र हैं। तो यहाँ पर यह भी कहना पड़ेगा कि जो जातिका की छवि है वो समय के साथ, या जब भी वो आरंभिक छवि उसकी हमेशा अच्छी रहेगी। अब उस छवि में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, उसके लिए हमें देखेंगे कि इससे जुड़ाव किसका किसका है। तो यहाँ पर तो सूर्य पर गुरु की दृष्टि आ रही है। पहले भी कुंडली में आपने देखा गुरु की दृष्टि थी आरूढ़ पर, यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि है। लेकिन वहाँ पर जो गुरु थे उसके साथ सूर्य थे, यहाँ पर गुरु के साथ शनि है। शनि वक्री हैं और नीच के हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो और नीच भी हो जाए तो उसका नीच भंग माना जाता है। तो एक हिसाब से ये शनि का नीच भंग हो रहा है। तो लेकिन शनि चंद्रमा के शत्रु हैं। तो जो गुरु की युति है शनि के साथ, वो कहीं ना कहीं जातिका के लिए बाधक बनेगी। लेकिन गुरु का प्रभाव है तो जातिका का समय के साथ जो छवि है उसमें सुधार होगा। पुनः मैंने बताया सुधार क्यों होगा, तो यहाँ अब पहले वाले में गुरु सूर्य का योग था, यहाँ पर गुरु और शनि का योग है। तो हो सकता है कि जातिका का कोई कर्म, कोई व्यवसाय ऐसा हो सकता है जातिका का कोई रोग ऐसा हो जिस रोग से उस पर उसने विजय पाई हो, जिसके चलते उसको उसकी छवि में बढ़ोतरी हुई हो। क्योंकि यहाँ गुरु हैं तो यानी पॉजिटिव हैं, तो ये छवि में बढ़ोतरी दिखा रहा है। शनि दुख भी हैं, तो हो सकता है जातिका किसी दूसरे का दुख बांटे, उसके चलते उसकी छवि में सुधार हो। यानी कि जो शनि का दायरा है वो गुरु के जरिए जुड़ के, यानी धर्म के जरिए जुड़ के जातिका की छवि में वृद्धि कर सकता है। ये तो हो गया समय के साथ जातिका की छवि कैसी होगी। अब हम देखते हैं कि इस आरूढ़ के 7वें भाव में कौन सा ग्रह है। तो अगर हम 7वें भाव में देखें तो यहाँ पर जब सिंह राशि आ रही तो 7वें में आएगी आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि खाली है, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। लेकिन कुंभ राशि इस चंद्रमा के शत्रु राहु और शनि की संयुक्त राशि है। तो अब हमें देखना होगा कि राहु कहाँ है और शनि कहाँ है। तो यहाँ पर अगर हम शनि देखें तो शनि तो स्वयं गुरु के साथ हैं, तो वहाँ पर शनि का प्रभाव तो नलीफाई हो रहा है। लेकिन शुक्र के साथ द्वादश भाव में।
अब यहाँ पर देखिए, और शुक्र का द्वादश भाव में जाना, शुक्र चंद्रमा के मित्र हैं क्योंकि दोनों ही जल तत्व के ग्रह हैं। अब इस हिसाब, और लेकिन शुक्र की शनि से नहीं पड़ती है, तो वो शनि के कारक का भाव है, तो यानी शुक्र वहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, तो ऑलरेडी चंद्रमा के शत्रु हैं। अब ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, राहु का द्वादश भाव से राहु की दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ेगी। तो अब यहाँ पर राहु बाधकेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो राहु किस जगह, किस तरह से जातिका की छवि में धब्बा लगाएंगे, तो शुक्र के जरिए। यानी शुक्र क्या है, उसका सामाजिक संबंध है, एक दूसरे से मिलना है, जो वो समाज में हमारा उठना बैठना होता है उसके भी कारक शुक्र होते हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। शुक्र हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, जो जितनी भी हमारी रासायनिक ग्रंथियां हैं उनके कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो, और राहु क्या है, राहु कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है, हिडन है, जो दिखती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर, और शुक्र जो है नेत्र के भी कारक हैं, नेत्रों की बनावट के कारक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं शुक्र की, उनके जरिए राहु का नकारात्मक प्रभाव जातक की छवि पे आ सकता है। तो जातिका को या जातक को जो द्वादश का ग्रह है शुक्र, उसके कारकत्वों में ध्यान दे के चलना होगा, जिससे कि उसकी छवि पर राहु के जरिए जो धब्बा आए वो कम से कम आए। धब्बा तो आएगा, थोड़ा बहुत तो उसको झेलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे राहु की दृष्टि है, लेकिन यह है कि राहु की केवल ग्रह दृष्टि है। जब ग्रह दृष्टि होती है तो वो समय के साथ कोई छवि पे आएगा फर्क, लेकिन वो समय के साथ धूमिल हो जाएगा। या हो सकता है छवि अच्छी हो, लेकिन समय के साथ वो छवि, जो अच्छी छवि है, वो लोगों के दिमाग से निकल जाए। तो दोनों ही तरफ, अगर नकारात्मक है या सकारात्मक है, अगर ग्रह दृष्टि है तो वो छवि इस तरह से प्रभाव डालती है। हाँ, राशि दृष्टि है तो वो आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ कर जाएगी। यहाँ पर अभी जब द्वादश की बात आई है तो हम ये भी बता दें कि जो ग्रह द्वादश भाव में होता है, जो कारकत्व तो उस ग्रह से निरूपित होते हैं, वो संबंधित रिश्तेदार या व्यक्ति आपके जीवन में आपकी उन्नति को देखने के लिए, आपकी अवनति को देखने के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यानी जो आरूढ़ की वृद्धि होगी, उस आरूढ़ की वृद्धि का साथी द्वादश के भाव के ग्रह नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे राहु और शुक्र क्या हैं, राहु दादी हैं और राहु दादा हैं। मतलब राहु दादा हैं तो उसके साथ शुक्र हैं तो उनकी पत्नी हुए, यानी कि दादा दादी। तो हो सकता है कि जो जातिका की छवि में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसा मैंने बताया, बचा लिया तो सकारात्मक, नहीं बचा तो नकारात्मक, तो उसको देखने के लिए जातिका के दादा दादी शायद इस दुनिया में ना रहें, या वो इनसे दूर कहीं जाए। यानी कि उस चीज़ को, वो उस चीज़ का प्रभाव दादा दादी तक नहीं आएगा। यहाँ पर कोई कोई ज्योतिषी तो बताते हैं कि वो व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं मानता। ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे हो सकता है दूर हो, जो आपके छवि की जो खनक है वो उस तक ना सुनाई पड़े। अब यहाँ हम लेते हैं तीसरी कुंडली। जो तीसरी कुंडली है यह कुंभ राशि की है, और कुंभ राशि में शनि है। अब अगर हम इसका आरूढ़ निकालें तो कुंभ राशि के दो स्वामी होते हैं, एक शनि और एक राहु। तो राहु वृश्चिक राशि में गए हैं, जहाँ पर राहु को नीचत्व मिलता है, और शनि स्वयं लगन में है और अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो शनि यहाँ पर बली माने जाएंगे। तो अगर हम शनि को लेकर आरूढ़ मान के निकालते हैं, तो शनि लग्न में है, तो लग्न और सप्तम में अगर कोई आरूढ़ का पद आ रहा हो तो हम वहाँ पर उस आरूढ़ के पद को नहीं लेते हैं, बल्कि जहाँ पर आरूढ़ पद आ रहा है उससे हम दशम भाव में लेते हैं। तो शनि के लग्न में आने से जो आरूढ़ का पद आएगा वो लग्न में ही आएगा। तो हम लग्न से दशम में जाएंगे तो वहाँ पर वृश्चिक राशि में राहु हैं, यानी जातक का जो आरूढ़ लगन बनेगा वो वृश्चिक राशि का बनेगा, और वहीं पे राहु केतु अक्ष बन रहा है। मैंने पहले बताया था कि राहु और केतु का अगर संबंध लग्न से बनता है तो जातक की या जातिका की छवि पर एक बट्टा जरूर आएगा। अगर राहु हैं तो ये जातक की सोची समझी गलती होगी, और अगर केतु हैं तो ना समझी की गलती होगी। तो अगर हम शनि को मानते हैं बली, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न का आरूढ़ आ रहा है और राहु केतु अक्ष बन रहा है। यहाँ पर अब हम देखें तो शनि अगर कुंडली में देखें जो सत्य है, तो सत्य तो ये बता रहा है कि जातक काफ़ी मेहनती होगा क्योंकि शनि उसमें जा रहे हैं। जातक का जो दायरा है वो राहु से जुड़ा हो सकता है क्योंकि कुंभ राशि राहु की राशि है, और केतु और शुक्र का आमना सामना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जातक का पत्नी से हो सकता है संबंध थोड़ा विवादित हो, या पत्नी के प्रति जातक थोड़ा उदासीन हो। ये उसका सत्य है, लेकिन जो दुनिया को दिखेगा वो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर आप देखिए वृश्चिक राशि के नाते शुक्र केतु सप्तम में यहाँ पर पुनः आ रहे हैं। शुक्र केतु का संबंध तो वहाँ पर भी अमिट है, यहाँ पर भी अमिट है, लेकिन ये जो राहु केतु का अक्ष बन रहा है ये उसके लिए नकारात्मक है।
शुक्र अगर स्वभावता देखें तो ये शुक्र की ही राशि है, वृषभ राशि सप्तम भाव में आ रही है। तो आरूढ़ में राहु का जाना तो यह बताता है कि जातक का जो आरंभिक जो परिचय होगा वो थोड़ा सा निम्न स्तर का होगा, यानी उसकी छवि या उसको इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। हम जब छवि की बात कर रहे हैं तो आपका सामाजिक दायरा कितना बड़ा है, आपकी सामाजिक दायरे में पहचान कितनी बड़ी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु का जो कि चंद्रमा के शत्रु हैं, इसके नाते ये बताता है कि जातक का आरंभिक दायरा बहुत सीमित होगा। तो अब ये सीमित होगा, ये क्या समय के साथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आरूढ़ पर दृष्टि किसकी आ रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा के जल तत्व के ग्रह शुक्र की, जो कि चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं, और वृषभ राशि के शुक्र हैं जो कि चंद्रमा की उच्च की राशि है। तो इस दृष्टि से देखें तो चंद्रमा के का प्रभाव जातक की छवि पर आ रहा है, यानी जातक का दायरा समय के साथ बढ़ेगा, सामाजिक छवि उसकी बढ़ेगी। ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारा नाम होगा। जब हम बात दायरे की बढ़ने की कर रहे हैं तो जातक का एक सामाजिक दायरे में नाम होगा। अब यहाँ पर राहु का आना ये बता रहा है कि नाम के साथ कुछ बदनामी भी आएगी, यानी नाम तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बदनामी का तड़का भी लगेगा। अब यहाँ पर अगर बदनामी के तड़के की बात करें तो मैंने बताया कि बाधक कौन होता है आपकी छवि के लिए, तो सप्तम का पद, सप्तम में शुक्र हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं। शुक्र वहाँ राशि वृष आ रही है, वो धन भाव की राशि है, कालपुरुष की द्वितीय राशि है जहाँ से हम धन देखते हैं। और केतु क्या है, केतु अनजानी गलती बताता है। तो हो सकता है कि जातक ना समझे में शुक्र के चलते, क्योंकि धब्बा कौन लगा रहा है, राहु और केतु, तो ये जिसके साथ हैं उसके जरिए आपकी छवि पर धब्बा लगेगा। तो यहाँ पर शुक्र यानी पत्नी हो सकती है, शुक्र धन हो सकता है, शुक्र वाहन हो सकता है, शुक्र उसका मकान हो सकता है, शुक्र उसका सामाजिक आचरण हो सकता है, क्योंकि शुक्र सामाजिक आचरण के भी कारक हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जातक का जो छवि होगी वो इन जगहों से खराब हो सकती है, उसको इस जगहों पे ध्यान देना होगा, यह ज्योतिषी परामर्श कहता है। अब हम अगर यहाँ पर देखें कि पहले तो हमने देखा कि कुंभ राशि के मालिक शनि हैं, उससे हमने ये निकाला। अब अगर हम यहाँ पर शनि की बजाय अगर हम माने कि राहु उसके स्वामी हैं, तो राहु गए हुए हैं अष्टम राशि यानी वृश्चिक में, जो कि लग्न से दसम की राशि है। तो दसम की राशि, तो दसम से दसम यानी आरूढ़ जाएगा सप्तम भाव में, जहाँ पर कि आरूढ़ हम नहीं लेते हैं, तो सप्तम से हम दसम लेंगे, यानी अब आरूढ़ कहाँ जाएगा, शुक्र और केतु में। यहाँ पर दोनों ही लग्नेश को लेने से लग्न में राहु केतु अक्ष बन रहा है। पहले में ये किया था कि हो सकता है कि दुनिया को लगे कि जातक ने जो जिसकी वजह से जातक की छवि में धब्बा लगेगा वो जातक की अपनी सोची समझी समझबूझ के की हुई गलती है। लेकिन अब यहाँ पर केतु शुक्र के साथ आ गए हैं, तो हो सकता है कि छवि को ऐसा लगे कि जातक को पता नहीं था, गलती हो गई उससे, और गलती के जरिए उसकी जो छवि को नुकसान हुआ वो हुआ। तो यहाँ पर गलती तो पुनः कहाँ की होगी, केतु के साथ शुक्र आ रहे हैं, वृषभ राशि आ रही है। तो जो हम अभी बाधक की बात कर रहे थे वही कुछ गुण जातक के स्वयं की वजह से आएंगे, निजी कमियों की वजह से आएंगे। पहले क्या था, बाहरी दुनिया से वो कमियां आती थी। पहले हम ये कह सकते थे कि पहले अगर हम देखें तो वहाँ पत्नी कारक बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लग्न में आ गया है तो यहाँ पत्नी कारक नहीं होगी, बल्कि जातक का धन संबंधी, वाहन संबंधी, मकान संबंधी कुछ अपना निर्णय होगा, जो हो सकता है कि दुनिया को लगे कि अनजाना निर्णय है, तो वो उस जगह से दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर हम केतु को मानते हैं आरूढ़ का स्वामी, तो यहाँ पर केतु जो है वो 2 नंबर की राशि में है, तो द्वादश भाव में 1 नंबर की राशि में चंद्रमा आ रहे हैं। तो अब अगर हम ये आरूढ़ मानते हैं तो यहाँ पर द्वादश भाव में चंद्रमा है, तो जातक का चंद्रमा शनि के शत्रु माने जाते हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं, यानी कि यहाँ पर द्वादश का ग्रह नकारात्मक सिद्ध होगा। यानी जातक की माता, उसकी छवि में जो होने वाला यह विस्तार है, चाहे वो नाम से हो या बदनाम से हो, उसको देखने के लिए जातक की माँ उसके साथ या उसके समीप नहीं होंगी। जातक अपनी माँ से दूर चला जाएगा, या वो दूर रहेगा, या जातक की माँ की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से हम 12वें भाव के ग्रह को मानते हैं। अब यहाँ पर एक और कुंडली हम ले रहे हैं, चौथी कुंडली है, ये वृषभ राशि की है, और इसमें लग्न में ही शनि और राहु का योग बन रहा है। तो ये अगर हम लग्न यानी जो सत्य की बात करें तो जातक के लग्न में जो ग्रह हैं वो असुर प्रकृति के ग्रह हैं। यहाँ पुनः जातक सही गलत के निर्णय करने में चूक करेगा, या उसका कह सकते हैं कि जो उसका सही गलत, अब जब हम सही गलत की बात करते हैं ये तो धर्म की बात करते हैं, यानी कि धर्म संगत क्या निर्णय होने चाहिए वहाँ पर जातक गलती करेगा। ये भौतिक जीवन में हो सकता है जातक के लिए लाभकारी हो,
लेकिन एक धर्म की दृष्टि से ये निर्णय अविवेकपूर्ण लेने की संभावना को दर्शाता है। अब अगर हम यहाँ देखिए तो वृषभ राशि है, तो आरूढ़ निकालने के लिए देखें तो शुक्र गए हुए हैं अष्टम भाव में धनु राशि में। तो जब अष्टम भाव में गए हैं तो अब अष्टम से हमें अष्टम जाना पड़ेगा। यहाँ का जो आरूढ़ बनेगा वो बनेगा आपका कन्या कर्क राशि का, क्योंकि शुक्र अष्टम में है तो अष्टम से अष्टम हुआ, वहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु हैं। यानी कि जो जातक का आरूढ़ है वो कर्क राशि का है और उसी में गुरु हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। यानी जो जातक की छवि होगी, जो आरंभिक छवि होगी वो बहुत अच्छी होगी। लोगों के नज़र में जातक का जो स्वभाव होगा, जातक का जो परिचय होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि वहाँ पर अगर देखें तो लग्न में कुछ नकारात्मकता है, लेकिन वो दुनिया को दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उस पर पर्दा कौन डाल रहे हैं, गुरु और चंद्रमा की राशि कर्क। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि इसके लिए जो छवि है उसमें बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, तो उसके लिए जो उस पर ग्रह दृष्टि करते हैं हम उनको देखेंगे। तो जब दृष्टि की बात करें तो जो सामने की राशि मकर राशि आती है उसमें बुध हैं। अगर हम राशि के स्वामी की बात करें मकर, तो शनि शत्रु हैं चंद्रमा के, तो यानी यह बाधक क्रिएट होगा, क्योंकि ये चंद्रमा के शत्रु की राशि है। यहाँ पर जो ग्रह है वो बुध भी चंद्रमा के शत्रु हैं, यानी जो जातक की छवि में गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश भी शत्रु है और जो ग्रह है वो भी शत्रु है। तो जो दृष्टि पड़ रही है वो दो शत्रुओं की पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अपने सप्तमेश हैं, सप्तमेश शनि हैं, शनि कहाँ गए हैं, तो शनि लग्न कुंडली में तो लग्न में ही थे, लेकिन यहाँ पर आरूढ़ की वजह से वो एकादश भाव में चले गए हैं, जहाँ पर कि शनि और राहु का योग है। तो यहाँ पर सप्तमेश शनि और राहु के साथ है। जो एकादश भाव में भी आरूढ़ से जो भी ग्रह जाता है या जो भी राशि होती है, वहाँ से जातक को हमेशा लाभ मिलता है। लाभ का मार्ग एकादश भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाणी की राशि है, बैंक की राशि है। यहाँ पर अब कह सकते हैं कि जो जातक का कार्य क्षेत्र है हो सकता है वो वाणी से जुड़ा हो, और क्योंकि बुध आरूढ़ को देख रहे हैं तो बुध भी शब्दों के या वाणी शैली के जो हम बोलते हैं उसके कारक है, यानी आपका बोलने का लहजा बुध से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो राहु है, राहु क्या है, लीक से हटकर काम है। अब यहाँ पर सप्तमेश शनि है, तो शनि अपना प्रभाव कैसे डालेंगे, राहु के जरिए डालेंगे। तो राहु क्या है, लीक से हटकर काम है, विदेश से जुड़ा हुआ काम है, कोई बहुत बड़े स्तर का काम है, कह सकते हैं एक इल्यूज़न का काम है, राहु इल्यूज़न भी हैं। राहु जो है आपके वेस्टर्न स्टाइल को भी बताते हैं। तो आपका हो सकता है पश्चिमी शैली से जुड़ा कोई कार्य हो, विदेशों से जुड़ा कोई कार्य हो। और यहाँ पर जो बुध हैं, बुध भी वाणी को दर्शा रहे हैं, तो हो सकता है वाणी से जुड़ा कोई काम हो। यानी इन क्षेत्रों से जातक को लाभ भी होगा, लेकिन जो इनके मानवीय पहलू हैं वहाँ से जातक को नुकसान भी होगा। तो मानवीय पहलू क्या हो सकते हैं, बुध के कन्याएं हो सकती हैं, मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इन जगहों से जातक की छवि को धब्बा लगने का चांस है, नुकसान होने का चांस है। वहाँ उधर राहु हैं शनि के साथ, तो जो राहु हैं, राहु का भी मतलब हुआ कि हो सकता है जो दूसरी जाति के लोग होते हैं, विदेश के लोग होते हैं, या आप मान लिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप चले जाएं साउथ में, केरला में चले जाएं, तो जो वहाँ के लोग होंगे वो राहु से निरूपित किए जाएंगे। या साउथ वाले लोग यूपी में आ जाएं तो उनके लिए यूपी वाले लोग राहु से निरूपित किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल बाउंड्रीज का एक ब्रेक हो जाए। राहु क्या है, सीमाओं के परे की बात है, तो सीमाओं का जो कल्चरल बाउंड्री है हम उससे यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो जातक की छवि में कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से नुकसान होगा, हम इससे समझ सकते हैं। तो आरूढ़ इसी प्रकार से जब हम आरूढ़ सिद्धांत की बात करते हैं तो आपका धन कहाँ से आएगा, आपके वाहन का सुख कैसा होगा, ये लग्न कुंडली से, और लोगों को कैसा दिखेगा। जैसे अब मान लीजिए आपने देखता है कि बहुत से लोग होते हैं कि जो कर्ज के नीचे दबे होते हैं, उनके पास मकान होगा, 4 मंजिल का मकान होगा, कोठियाँ होंगी, लेकिन अगर कोई तह तक जाए तो उनके ऊपर इतना कर्ज होगा कि अगर वो मकान, ज़मीन और ख़ुद को भी बेच दे तो भी कर्ज अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनका भौकाल इतना ज़्यादा होगा। तो जो भौकाल बनाते हैं वो आरूढ़ से दिखता है। असलियत क्या है वो तो लग्न कुंडली में है कि आपके पास कर्ज कितना है, आपका जो संपदा है वो कर्ज से बनी है कि आपने अपने उससे बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है। तो ये सत्य और असत्य के बीच की जो माया है वही आरूढ़ और लग्न कुंडली है। तो आप इस तरह से समझिए कि आपकी छवि कैसी रहेगी, छवि बढ़ेगी या घटेगी, और घटेगी और बढ़ेगी तो उसमें कौन सा क्षेत्र आपके लिए घटाने का या बढ़ाने का काम करेगा। तो आप इस तरह से अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो वर्क स्टाइल है,
अपना जो एनर्जी लेवल है उसको अलाइन कर सकते हैं और समय के साथ आप अपने को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं बनस्पत नीचे गिरने के। तो ये इस आरूढ़ के सिद्धांत का हम उपयोग इसीलिए करते हैं कि हमें किससे बचना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए और किस चीज़ में हमें जाना चाहिए और कैसे हमारी छवि बनेगी, उस छवि में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम इसको समझ सकते हैं। आशा है ये विषय आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।